धर्मराज को आमंत्रित करना चाहूँगी और हमारे साथ दिल्ली के 2 विधायक मौजूद हैं। मैं उन्हें भी स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। करनैल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, शकूरबस्ती से विधायक हैं। बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगी। अजय महावर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गोंडा विधानसभा से विधायक हैं। उन्हें भी मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। ज़ोरदार तालियों के साथ अजय जी का भी स्वागत करिए। और अब बीजेपी के दोनों ही विधायक जो कि हमारे बीच में अपनी अपनी बात रखेंगे, हम उनसे तीखे सवाल भी करेंगे जो कि जनता के सरोकार से जुड़े हुए हैं, विकास से जुड़े हुए हैं, बदलाव से जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू धर्मराज। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका आपका। और करनैल सिंह जी, अजय महावर जी, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। आप लोगों ने सर वक्त निकाला, क्योंकि हम जो हमारा ये मंच है, नेताजी हाजिर हैं, तो पहली जो कमिटमेंट आप लोगों ने पूरा कर दिया, आप लोग हाजिर हो गए। उसके लिए धन्यवाद आपका। पहला प्रश्न करनैल जी आपसे ही है, नाम कब बदल रहा है आपके विधानसभा का? क्योंकि आप जीते और उसके बाद जो सबसे पहला कमिटमेंट आपने किया, जो बात कही, हालांकि विवाद भी में भी घेरा, तो बताइए नाम कब तक बदल जाएगा? जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामपुरम जल्दी आपको देने वाले, बहुत जल्दी। उसमें देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है क्या आपकी जनता उसको सपोर्ट करती है। मेरे पास मैंने गली गली जा कर के 60,000 लोगों से उस पर सिग्नेचर करवाए हैं और पूरे लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ श्री रामपुरम है। तो अब कानूनी कुछ आपको पता है कि संविधान के अंदर चेंज करना पड़ता है। सरकार मेरे साथ है, संगठन मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है, तो अब मुझे लगता है चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अजय महावर जी, आपसे पहला प्रश्न सर, वर्तमान सरकार में एक फांसी कर वाला जो मसला था सर, आप लोग नोटिस पे नोटिस दे रहे हो, आ नहीं रहे। नहीं, उन्हें आना चाहिए था। जिन लोगों ने इतिहास को तोड़ना मोड़ने का पाप किया हो, लोगों को गुमराह करने का काम किया हो, और जब हाउस में चर्चा हुई तो चर्चा में हंगामा के अलावा एक भी तथ्य और सत्य नहीं बता पाए। ऐसे में जब प्रिविलेज का नोटिस दिया गया उनको, चूँकि मैं उसका सदस्य भी हूँ प्रिविलेज कमेटी का, इसलिए सवाल पूछा था सर। तो हम लोग वेट करते रहे, इंतजार करते रहे। ना तो अरविंद केजरीवाल साहब आए, ना मनीष सिसोदिया जी आए, और ना ही आदरणीय रामनिवास गोयल जी आए। कोई भी नहीं आया। आते अपनी बात की सत्यता को प्रामाणिकता के साथ रखते। आपको प्लेटफॉर्म दिया गया और 2 बार हाउस में भी आपकी पार्टी कोई तथ्य सत्य नहीं रख पाई, और जब प्रिविलेज कमेटी पर मौका मिला तो अपनी प्रामाणिकता के साथ सत्य और तथ्य रखने चाहिए थे। लेकिन जब सत्य और तथ्य है नहीं, झूठ के पहाड़ पर वो खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से 11 साल दिल्ली को बेवकूफ़ बनाया, दुख की बात यह है कि भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी वीरों का, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, उस पर एक झूठ गढ़ने का काम किया। देश को और आने वाली पीढ़ी को एक गलत तथ्य पेश किए। कैसा इतिहास देना चाहते हैं ये? कैसी झूठी बातें फैलाना चाहते हैं? एक टिफ़िन देने का जो एक वहाँ पर सिस्टम था, उसको फांसी कर बता दिया। आप स्वयं जाकर, जी की टीम जाए, देखे क्या वहाँ किसी को फांसी लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती। तो अप्रामाणिक ढंग से अपने इतिहास को तोड़ मरोड़ करके अपना महिमा मंडन करने के लिए इन लोगों ने ये कृत्य किया, और वह एक पाप के रूप में मैं मानता हूँ, और उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल। इसके साथ करनैल जी, चूँकि आपने अब जब बात की शुरुआत की, आपने बोला जय श्री राम, तो यहाँ से समझ में आ गया। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं समझना चाहूँगी आपसे, क्योंकि विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहा है, न सिर्फ दिल्ली में जहाँ जहाँ आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कि आपके पास एजेंडे नहीं है। नाम बदलना एक बड़ा एजेंडा है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना ही एजेंडा है, विकास का काम नहीं करते। ऐसा हम नहीं, विपक्ष कहता है। तो मैं आप ही से समझना चाहूँगी कि अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं और क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए, ये सनातनियों का देश है। 27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सनातनियों की सरकार आई है। अगर आज भी हम सनातन की बात नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे?
जहाँ तक आप विकास की बात करते हैं, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, पिछले आज हमारी सरकार को 8 महीने हो गए बने हुए। हमारा जीवन के अंदर मूलभूत सुविधाएं बहुत अति आवश्यक हैं। आपको पता है, आप गली गली में ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, आपके कवरेज करने वाले लोग ग्राउंड लेवल पे रहते हैं। किस तरह से दिल्ली में आपने देखा होगा, लोगों के लिए पीने का पानी नहीं था, पानी था तो सीवर का पानी उसमें बल्कि आता था। अब ये मूलभूत सुविधाएं हैं। आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से बोल सकता हूँ, पिछले 10 साल के रिकॉर्ड के अंदर आप उठा के देख लीजिए, इस साल पिछले 10 साल का सबसे IQ जो लेवल है वो कम है जो पहले रहा है। अब आपको भी पता है, जादू की छड़ी से कोई जो धरातल पे काम होने वाला है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमारी मूलभूत सुविधाएं, चाहे सीवरेज है, मैं तो अपना ये बता सकता हूँ कि मैंने मेरी पिछले 8 महीने के अंदर तकरीबन 54 करोड़ के काम ग्राउंड लेवल पे लगा दिए। मैं एक विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अभी हमारे पहले हमारे MCD के अधिकारी भी यहाँ बैठे थे, बात कर रहे थे। कल हमारी बहन रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली ने इतनी सारी योजनाओं को, क्योंकि पर्यावरण साफ जीने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पानी और हवा। जब तक वो ठीक नहीं होगी तो उसमें चाहे आप पत्रकार हैं, चाहे अरबपति हैं, चाहे करोड़पति हैं, चाहे रिक्शा पे रहते हैं, जीने के लिए तो ये मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। हम उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए लगे। मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि आज के 5 साल के बाद एक आप दुनिया की डिफरेंट राजधानी में बैठे होंगे। मैं ऐसा विश्वास के साथ बोल सकता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, हमारी मुख्यमंत्री का धरातल लेवल पर काम करने का जो ताकत, और हर विधायक ग्राउंड लेवल जो काम कर रहे हैं, वो आपको 5 साल में हम दिखा पाएंगे कि हाँ, हमने कुछ करके दिखाया है। विकास और बदलाव का तो जवाब आपने दे दिया, लेकिन मैं नाम बदलने के पीछे का भी जो आशय रहता है वो भी समझना चाहूँगी, क्योंकि हमने सिर्फ दिल्ली में अभी कुछ जगहों पर सुना, बात उत्तर प्रदेश की करें, अन्य राज्यों की करें, यही होता है, यही आरोप लगते हैं कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा। देखिए, बहुत कुछ होता है नाम बदलने से। जो विशेष रूप से मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, नाम आस्थाओं से जुड़ा होता है। जो जिस धर्म में आदमी पैदा होता है, जो उसके चारों तरफ की जो आस्था होती है, वो सुबह उठ के अपने मंदिर ही जाएगा ना जी, अपनी आस्था की बात करेगा ना, अपनी जगह की बात करेगा ना। मेरी बस्ती, मेरी विधानसभा का नाम है शुक्र बस्ती। जहाँ पहले जंगल होते थे, 70 साल पहले वहाँ जंगल होते थे, बुरा हाल होता था। आज मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर थर्ड विधानसभा है। चाहे आंकड़ों के हिसाब से देख लीजिए, व्यवस्था के हिसाब से देख लीजिए, सड़कों के हिसाब से देख लीजिए। और मेरी विधानसभा से वादा कि 5 साल में मेरी विधानसभा दिल्ली में नंबर 1 विधानसभा होगी। तो जहाँ सब कुछ इतना अच्छा है, सनातन की बात तो होनी चाहिए ना जी, जिसके लिए मैं लेके आया हूँ। अजय महावर जी, आज से 8-9 महीने पहले आपका रोल सर बिल्कुल डिफरेंट था। आप आवाज़ उठाते थे, सवाल पूछते थे। आज आपका रोल चेंज हो गया, दिल्ली की जनता ने आपका रोल बदल दिया है। अब आप जवाब देने वाली पोजीशन में आ चुके हैं, सवाल पूछने वाले की पोजीशन में आप हैं नहीं। 8 महीने की सरकार हुई है। मैं बार बार जब भी हम इस मुद्दे पर आपसे भी कभी बात हुई है तो हमने यही कहा कि कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म की होती है, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म की होती हैं। क्या 8 महीने में आमूलचूल परिवर्तन दिल्ली में आया है जो आप और आपकी सरकार ने किया है? देखिए धर्मराज जी, पहले तो मैं जो आपके सवाल का जवाब देने से पहले दीपिका जी ने जो इनसे पूछा था, नाम बदलने के पीछे आदरणीय कर्नैल जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। हम किसी धर्म पंथ की बात भी नहीं करते, लेकिन अगर कहीं बाबर का नाम आएगा तो उसकी नाम पे तो चर्चा होगी। क्या वो हमारा देश का हीरो हो सकता है? एक बर्बर, एक आक्रांता, एक लुटेरा तैमूर की बात आएगी तो हम बहुत बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे राष्ट्रपति कलाम की बात आएगी तो फक्र से हमारा सीना चौड़ा भी होगा, कोई आपत्ति नहीं हमें। लेकिन अगर बाबरपुर विधानसभा का नाम उठाने की हम बात करेंगे तो बाबर हमारा हीरो कभी नहीं हो सकता। और ये एक डिफरेंस है सोच का। जिन लोगों ने इस देश के लिए जानें दी हैं वो हमारे हीरो हो सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे देश की जानें ली हैं, लूटा है, वो हमारे हीरो कभी नहीं हो सकते। और यही डिफरेंस है सोच का। एक तो ये बात थी। आपने सवाल किया 8 महीने, ये बात ठीक है कि हमारी भूमिका तो बदली है, लेकिन जब हम सवाल उठाते थे तब भी हम प्रो पीपुल थे, और आज हम जब सेवा कर रहे हैं तो भी हम प्रो पीपुल हैं।
हमने ये कभी दावा नहीं किया, हमारी मुख्यमंत्री ने ये कभी दावा नहीं किया कि हमने 8 या 9 महीने में सब कुछ बदल दिया है, लेकिन बदलने की दिशा में हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उस दिशा में चल पड़े हैं। अब आप किसी भी सेगमेंट को उठा लें, अभी छठ गई है, छठ महापर्व, लोक आस्था का महापर्व है। कितने वर्षों से यमुना मां प्रदूषित थी, बिहार पूर्वांचल के लोग छठ नहीं मना पा रहे थे। तो हमने जब वादा किया था 8 महीने पहले, हम तो लगातार हर सदन में मांग करते रहे, पिछले सदन में। अब आपने देखा होगा इस बार अपने कमिटमेंट को हमने पूरा किया और लाखों लोगों ने छठ महापर्व को धूमधाम से मनाया, यमुना जी के तट पर मनाया। तो परिवर्तन की शुरुआत तो है। अगर एक दिन में 3400 गड्ढे पीडब्ल्यूडी की सड़क भरती है तो परिवर्तन का सूचक तो है। अगर 3500 इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर आ गई हैं तो परिवर्तन का सूचक तो है। अगर 84 के दंगों के जो विक्टिम हैं उनके लोगों को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं तो परिवर्तन तो है। अगर स्वास्थ्य विभाग में हमने 1300-1400 नर्सिंग स्टाफ को नियुक्ति पत्र दिया है तो परिवर्तन तो है। अगर कूड़े के पहाड़ नीचे आ रहे हैं, वो जमींदोज होने के कगार पर हैं तो परिवर्तन तो है। तो सूरत बदलने की कवायद हो चुकी है। हमारे कदम सही दिशा में, सही नीतियों से, सही नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगले 5 साल जब पूरे होंगे, जब आप सवाल पूछने का आपका समय आएगा, तब हम अपने मैनिफेस्टो को उठा के कह पाएंगे कि देखिए हमने अपना वादा पूरा किया। सर अब मैं ना थोड़ी जल्दी कुछ सवाल लेता हूं जो आप लोग क्विकली रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। दिल्ली में प्रदूषण, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एकदम वाइप आउट कर दें, जैसे सर ने कहा कि जादू की छड़ी नहीं है कि हम उसको दुरुस्त कर देंगे। फिर भी ये जो 350-400 है, कब 200 हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे, कब तक कर देंगे आप? पहले आप बता दीजिए सर। देखिए, जैसा कि मैंने, उसके लिए काम करना पड़ता है। हर टेक्नोलॉजी, जब रोडों को, कल जब मीटिंग हुई माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली, उसमें हमारे पास क्या उपाय हैं उनको इम्प्लीमेंट करना तभी ख़त्म हो पाएगा ना जी। सिर्फ कहने से, मंच पे बोलने से ये काम नहीं होगा। उसमें जो भी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे हमने कल ही तय किया कि रोड के साथ में कहीं पर भी खाली जगह ना रहे, रोड पर कूड़ा ना हो, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके अंदर वो इतने बड़े हो जाएं फुटपाथ के बीच में, ताकि वहाँ से जो धूल उड़ती है, गाड़ियाँ चलती हैं। हमने ये देखा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखा कि आज की डेट में हमारे व्हीकल्स हैं, उनसे जो धूल उड़ती है, अभी जो कंस्ट्रक्शन होती है, उन सब चीज़ों का एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो करना चाहिए उनको करके ही ये हो पाएगा, और उस पर हम लग चुके हैं काम करने पे। 10 साल के बाद कल ही शायद बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई है, और ये 10 साल के बाद, 10 या 11 साल के बाद हुआ सर। अगला सीजन जो आएगा, जब मानसून आएगा, तो दिल्ली की वो स्थिति नहीं होगी जो हमने 2-3 साल पहले देखा था और इस बार भी देखा। अजय जी। निश्चित रूप से ये बात ठीक है कि सरकारों को, सरकार का काम क्या है, आगे सोचना और उसका समाधान पहले ही कर लेना। मैं मानता हूँ कि बाढ़ नियंत्रण की जो बैठक हुई है, आने वाले समय में मैं पक्के यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि दिल्ली में कभी भी बाढ़ नहीं आएगी। सरकार इतनी प्रोएक्टिव है, और जिस प्रकार से विजन, और एक प्रदूषण के लिए भी बोर्ड का भी गठन हुआ है अभी, उसमें 10-11 ऐसे प्रबुद्ध लोगों को लिया गया है जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। वो अपने इनपुट्स देंगे, रोड मैप तैयार करेंगे। सरकार की मंशा कितनी साफ है, अब तक तो ये भी नहीं हो पा रहा था। अब रेड लाइट ऑफ ऑन से तो बात नहीं बनती, हमको उससे आगे जाना पड़ेगा। और हम तो पराली का रोना भी नहीं रो रहे। पिछली सरकारों ने तो पराली का पंजाब का रोना रोया था, और जब पंजाब में सरकार आ गई तो उससे दूसरे राज्यों में ब्लेम गेम शुरू कर दिया था। हम ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपके पास भी अगर कोई दिल्ली का साधारण नागरिक भी अगर कोई अच्छी वैल्यूबल अगर आइडिया है तो जरूर सरकार को बताएं। हम उसको सरकार का सर आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं क्योंकि आप पीएससी के चेयरमैन भी हैं, और हमने देखा था शराब नीति की जो सीएजी रिपोर्ट है उसको लेकर विधानसभा चुनाव से पहले भी चर्चा हुई है, और अभी जब ये रिपोर्ट टेबल हो चुकी है तो आगे क्या, अब क्या आपको रास्ते, इस रिपोर्ट के बाद क्या विजन? नहीं, मैं तो पीएससी का चेयरमैन हूँ, इसकी जांच हम लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, और हमने
हर डिपार्टमेंट से 18 रिपोर्ट्स ले रखी है। एक जितनी भी रिपोर्ट्स हैं लगभग आ गई हैं, डिस्कशन ऑन है। चूँकि पीएससी की एक बाध्यता है कि मैं पब्लिक डोमेन में बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हम बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि पिछली सरकार ने बहुत ब्लंडर्स किए हैं, बहुत अनियमितताएं की हैं। सीएजी की रिपोर्ट ठीक है और प्रामाणिक आधार पर रिपोर्ट बनाकर हम जल्दी टेबल करेंगे। सर एक सवाल बताइए, जल्दी से दोनों बता दीजिएगा। आपके दोस्त जो विपक्ष में है आजकल नजर नहीं आ रहे दिल्ली में, केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत से दिन रात जो काम कर रहे हैं उनके पास कहीं पर हमारे को पिन पॉइंट करने की जगह ही नहीं है। अजय जी का तो मुझे लगता बड़े है करीबी ये रिश्ता है भाई। मुझे लगता है कि उनको शीश महल की आदत पड़ गई है। मुझे लगता है कि उनको लेवियस लाइफ की आदत पड़ गई है। आम आदमी का मुखौटा ओढ़ कर वो यहाँ कब तक रह पाते? तो वो यहाँ जनता का संघर्ष नहीं करे। वो पंजाब में जब सरकार है तो उसका मज़ा पूरी की पूरी इनकी जो लीडरशिप है वो पंजाब में एंजॉय कर रही है। और भगवंत मान सिर्फ एक मुखौटा है, सही मायने में अरविंद केजरीवाल ही वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए सर, इसी नोट पे हमें इस सेशन को ये रैप अप करना होगा। आप लोगों ने वक्त निकाला सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कर्नैल सिंह जी और जय अजय श्री महावर जी। राम बोलो आप एक बार। अरे जय श्री राम, मैं हिंदू धर्म में मेरी पैदाइश। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नैल जी और अजय महावर जी। आपसे आग्रह रहेगा कि आप स्टेज पर ही रहें। और देखिए, यही वो मौका होता है जब हम नेताओं की आवाज़ सुनते हैं और उनसे उनके विधानसभा से जुड़ी हुई और उनके विजन से जुड़े हुए मुद्दे की बात करते हैं। मैं आग्रह करूंगी जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी से कि प्लीज़ स्टेज पर आएँ और दोनों ही विधायक जिनकी अभी हमने बात सुनी है उन्हें सम्मानित करें, क्योंकि ये वक्त होता है जब उन्होंने अपने कीमती बिजी शेड्यूल से हमारे लिए इस मंच के लिए समय निकाला। तो उनका आभार व्यक्त करने का ये समय है। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि नेताजी हाजिर है। इस मंच का उद्देश्य यही है कि जनता के सरोकार और जनता के जो मुद्दे हैं उससे जुड़ी हुई बातें आपके बीच में रखी जाएं। और इसी उद्देश्य के साथ आज इस संवाद को हम स्थापित कर रहे हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का ये मंच आपका पसंदीदा चैनल लेकर आया है एक ऐसा संवाद जहां पर आपकी जुड़ी हुई बातें आपके